आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आज के अवसर पर स्वाधीनता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक राष्ट्र ध्वज को सत नमन, कोटिशः नमन, निरंतर नमन, नमन ही नमन। आज के दिन पहले हम ध्यान करते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिनके त्याग, समर्पण और बलिदान के कारण यह शुभ दिन, यह स्वर्णिम दिन और यह अविस्मरणीय दिन और यह सतत ध्यातव्य दिन देखने का अवसर हम लोगों को मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं जिसके मूल में इस देश के विचारकों, साहित्यकारों, समाज सेवियों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, शिक्षकों और सभी समूहों का व्यवस्थित योगदान रहा है। जात, धर्म, वर्ग, वर्ण, क्षेत्र से ऊपर उठकर इस देश के सभी लोगों ने स्वातंत्र्य अभियान में योगदान किया और अपनी आहुति दी। ऐसे सभी वीर पुरुषों को, वीरांगनाओं को, देवियों को, महात्माओं को मैं सत वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के दक्ष, ख्यातिलब्ध, सतत तत्पर शिक्षक वृंद, अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो सामने दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे प्यारे बच्चे, सभी शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी के परिवारी जन, जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, जहाँ कहीं से, साथ ही जो बाह्य सेवा क्षेत्र से काम कर रहे हैं, हमारे सुरक्षा प्रहरी, अन्य कर्मचारी, जो हाउस कीपर्स हैं, सबका आज के दिन अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत। नमन उन राष्ट्र नायकों को जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था के शीर्ष पर आसीन हैं। सर्वप्रथम कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष माननीय राष्ट्रपति जी को नमन। न्यायपालिका जिसमें हम सबकी आस्था है और पूरी व्यवस्था दुनिया में कहीं भी बनती है तो न्याय संगत समाज और व्यवस्था के लिए ही बनती है। तो ऐसे न्यायपालिका जिसका शिखर सोपान सर्वोच्च न्यायालय है, उसे और उसके मुख्य न्यायाधीश को नमन। और सर्वोपरि विधायिका प्रमुख, जननायक, राष्ट्र नायक और आज की तिथि में वैश्विक फलक पर महानायक इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को नमन। हम इस अवसर पर अपने देश की स्वतंत्रता और उससे संबंधित जो व्यवस्था और जो अपेक्षा है, हम सबका ध्यान करते हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का ध्येय वाक्य है आत्मनिर्भर भारत अभियान। हमने जब यात्रा शुरू की 1947 में, तो इतना शीघ्र हम इन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे इसका अनुमान नहीं था। हमने एक संकल्प लिया था कि हिंदुस्तान को दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाएंगे। हमारी जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, सभ्यता है, सामाजिक सरोकार है और शिक्षण व्यवस्था है, इसको हम पुनः समन्वित रूप से समेकित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया को अपनी मेधा से हम पुनः आलोकित करेंगे। इस क्षेत्र में हमने बहुत तेजी से छलांग लगाई। आर्थिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, वैचारिक क्षेत्र हो, सामरिक क्षेत्र हो, रणनीतिक क्षेत्र हो, आज दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हिंदुस्तान की महत्ता स्थापित ना हो। हम आर्थिक क्षेत्र में महाशक्ति हैं, सामरिक क्षेत्र में महाशक्ति हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में महाशक्ति हैं और वैचारिक क्षेत्र में भी महाशक्ति हैं। एक ऐसा देश जो अहिंसा के माध्यम से अजेय बनने का संदेश देता है, एक ऐसा देश जो करुणा के माध्यम से परिवर्तन का आग्रह करता है, एक ऐसा देश
जो विधि विधान के माध्यम से सह अस्तित्व का संदेश देता है। इस देश के बारे में जितना भी कहें उतना कमतर ही होता है, कम ही होता है। और इसीलिए इस देश के बारे में ऐसा कहा जाता है, दुनिया का एक लौता देश है जहां आने के लिए देवता भी तरसते हैं। लेकिन इस देश को यहां तक लाने में आप सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम जिस फेज में हैं उसे वैश्विक महामारी का फेज कहा जाता है, दौर कहा जाता है। आज का दौर संशय और संकट का दौर कहा जाता है। ऐसा संशय कि हम जब अपने परिवार, अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो हर मिलने वाले पर हम सहज विश्वास नहीं करते। दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो एक संशय का परिवेश होता है कि अदृश्य विशाल उस आदमी से दूर है अथवा उसके पास है जिससे हम मिल रहे हैं। ऐसा बड़ा संशय, व्यापक संशय और विस्तृत संशय का दौर दुनिया में कभी नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि 100 वर्ष के बाद दुनिया करवट लेती है और इस प्रकार की समस्याएं दिखाई देती हैं या आ ही जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी समस्याएं आती हैं मानव समुदाय खड़ा होता है, एक नए स्वरूप में, एक नए कलेवर में, एक नए विचार के साथ। और विचार का मूल होता है सहयोग, संवेदना, सानिध्य, सद्भाव। यह लेकर आज हम पुनः खड़े हैं। आज हमारा सामाजिक सरोकार पुनः बदल गया। हमने प्रगति की दौड़ में जो हमारा परिवार है, इससे जनित जो समाज है, इसके कई चरण देखे। तकनीकी समाज, बाजार समाज, विकसित समाज, जिसमें केवल अधिक से अधिक सुविधाएं एकत्र करने के लिए, भौतिक संपदा एकत्र करने के लिए हम भाग दौड़ में व्यस्त थे और ऐसे में भूल गए थे कि हमारे अपने लोग कैसे हैं। उनके पास, हमारे पास मिलने के लिए समय रही नहीं गया। हम कार्यस्थल से विलंब से आते थे और घर से बहुत पहले ही निकल जाते थे। अपना स्थान छोड़कर इसी देश में कहीं दूरस्थ अंचल में अथवा दुनिया के किसी विभिन्न देश में आजीविका के लिए अथवा अपने से संबंधित लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए हम भ्रमण करते रहे। लेकिन इस दौर ने हमें सिखाया कि हमारे लिए सबसे बड़ी निधि हमारा स्वयं अपना है, अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश। इसलिए बाहर गए हुए लोगों को व्यवस्था की स्थिति में आना पड़ा और यह संदेश पुनः हमें मिला, सीख हमें मिली कि पारिवारिक तंतुओं को सहेज कर रखिए, पारिवारिक सूत्रों को सहेज कर रखिए, अपने समाज को सम्मानित दृष्टि से देखिए। कभी अपने समाज, अपने क्षेत्र और अपने साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं उन्हें हे मत समझिए, उन्हें सम्मान दीजिए, क्योंकि आपको संबल, सहयोग और शक्ति इसी परिवार से, इसी समाज से, इसी अंचल से और इसी देश से मिलता है। सर्वोपरि हम देश के ऋणी और कृतज्ञ हैं। बहुधा हम बातचीत में सोचने लगते हैं इस समाज ने हमको क्या दिया, इस राष्ट्र ने हमको क्या दिया, हम तो कहीं और से कुछ प्राप्त कर रहे हैं। यह भूल जाते हैं कि हमारी पहचान हमारे परिवार से है, हमारे समाज से है और हमारे राष्ट्र से है। बहुत कुछ दिया। हम कई जन्म धारण करें तो भी अपने राष्ट्र द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार का हम प्रतिकार नहीं कर सकते। इतना ऋण है राष्ट्र का कि हम बार बार जन्म ले तो भी नहीं चुका सकते। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, सर्वोपरि अपने राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं। और जिस शिक्षण संस्थान में हम हैं, जहां से हमारी आजीविका चलती है अथवा इस परिवेश से बाहर जाते ही हमारी पहचान होती है इस रूप में कि हम एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं, हमारी पहचान बहुत व्यापक हो जाती है। हम तत्काल राष्ट्रीय बन जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित हो जाते हैं। हमने इस विश्वविद्यालय के लिए क्या किया? हम केवल यही करें जिससे हमारे समाज का गौरव बढ़े, राष्ट्र का गौरव बढ़े, हमारे संस्थान का गौरव बढ़े। इसका निरंतर हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा ध्येय होता है
मानवता का कल्याण करना। एक शिक्षण संस्थान के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित ध्येय वाक्य है कि यहाँ विकासार्थ प्रवेश किया जाता है और जब यहाँ से निकला जाता है तो समाज की सेवा की जाती है, राष्ट्र की सेवा की जाती है और सर्वोपरि मानवता की सेवा की जाती है। यह संदेश हम ही लोगों के लिए नहीं है, यह विद्यार्थियों के लिए है जो एक शिक्षण संस्थान के प्रमुख विषय होते हैं और कारक होते हैं। यह संदेश उनके लिए भी है जो हमारे संबंधी हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे विद्यार्थियों के अभिभावक हैं और वे सभी लोग जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में एक शिक्षण संस्थान में प्रवेश करते हैं। सबको मनुष्यता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। आज का दौर हमें उस मुकाम पर जाने के लिए प्रेरित करता है जिसे स्वावलंबन का दौर कहते हैं, आत्मनिर्भरता का दौर कहते हैं। कोरोना नामक अदृश्य विषाणु ने समझा दिया कि आपको स्वयं में परिपूर्ण होना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, संशय के दौर से बाहर आना है, अपने दायित्वों का उचित निर्वहन करना है और जो सबसे प्रमुख बात है, आज हम पुनः संवेदनशील हो गए। संवेदना के स्वर सुनाई देते रहें, इसके तार बजते रहें, हम कभी संवेदनहीन न हो। संवेदना हमें मनुष्यता का पाठ पढ़ाती है। इसीलिए हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें इन सारी बातों का सम्यक समावेश है। जड़ से जग तक, अर्थात हम अपने आधार का निरंतर ध्यान रखें और संसार के कल्याण का विचार रखें। पुरातन से अधुनातन तक हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो वैचारिक समृद्धि है, हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जिसमें प्रकृति के समीप होने का भाव है, लैंगिक समानता का भाव है, नर को नारायण मानने का भाव है, सत्य को नारायण मानने का भाव है, यह सब अपने साथ रखें। इसलिए हम पुरातन के साथ अधुनातन में आए, तकनीकी का सहयोग लें, तकनीकी का आश्रय लें। टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी, हमारी प्रतिभा और तकनीक दोनों का समन्वय करें, यह शिक्षा नीति का हमारे संदेश है। हम सबको शिक्षित करें। आज के समाज में, आज के भारत में कोई अशिक्षित न रह जाए। शिक्षा का आशय सिर्फ अंक और अक्षर का बोध ही नहीं है, यह बोध है हमारी समझ का। हम स्वयं को पहचानें, अपने समाज को जानें, अपने राष्ट्र को जाने, माने और ध्याने, तब जाकर हमारे अस्तित्व का बोध होता है। और इसीलिए कहा जाता है अस्तित्व में दो बातें समाहित हैं, यत्ता और महत्ता। इन दोनों को हम हमेशा साथ लेकर के चलें। हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के सद्गुणों को देखें, किसी में कमियों की तलाश न करें, क्योंकि वह तो अपने अंदर पर्याप्त हैं। अगर तलाश ही करनी है तो अपनी कमियों की तलाश करें और उसके निवारण का उपाय ढूंढें। हमारा समाज समुन्नत समाज है, बेहतर समाज है। हमारा राष्ट्र दुनिया का श्रेष्ठतम समाज है, जहाँ सभी प्रकार की ऋतुएं हैं, सभी प्रकार का कोर्स है। हम जिस विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं, आज की तारीख में खड़े हैं, यह रेवाखंड कहा जाता है, आदिवासी अंचल कहा जाता है। अभी कुछ दिनों पूर्व हम लोगों ने मूल निवासी दिवस मनाया, आदिवासी दिवस मनाया, मूलवासी दिवस, चाहे जिस रूप में आप इसे संबोधित करें, जनजातीय दिवस अभी हमने मनाया। उसका मूल भाव यही था कि हम अपने मूल का निरंतर ध्यान रखें, क्योंकि अगर मूल पर ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कटे हुए पतंग की तरह उड़ते रहेंगे, कहीं जाकर गिर जाएंगे। इसलिए जड़ से सिंचित होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यह जड़ हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा संस्कार है। तो आज की शिक्षा नीति के माध्यम से हमारा विश्वविद्यालय दुनिया में एक नए विहान का, सुबह का, प्रभात का श्री गणेश कर रहा है। आज हम ब्लेंडेड मोड से परीक्षा कराते हैं, ब्लेंडेड मोड से पढ़ाई करते हैं। आज के कठिन दौर में भी अध्ययन और अध्यापन पर किसी प्रकार का आघात नहीं हुआ। हमें अतिशय प्रसन्नता है कि
कि हमारे सम्मानित शिक्षकों ने निरंतर ऑनलाइन मोड से अपने विद्यार्थियों से संपर्क रखा, अध्यापन की विविध विधाओं से उन्हें युक्त रखा, बहुत सारा रीडिंग मटेरियल बनाकर अपलोड किया और इस तरह से अपने दायित्व का सम्यक निर्वहन किया, जिसके लिए पूरा वर्ग हमारी ओर से बधाई का पात्र है, प्रशंसा का पात्र है और इनका यह योगदान हमेशा शिक्षा जगत में याद रखा जाएगा। ऐसा करना उचित भी है, आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है, क्योंकि हमारा मंतव्य है कि हमारे पास जो विद्यार्थी है उनका सर्वांगीण उन्नयन करें और उस दिशा में ले जाएं जहां वह पहुंचकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व की क्षमता अपने पास रख लें और उस क्षमता से समाज को, विश्व को नई दिशा दें। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे विद्यार्थी जहां कहीं भी होंगे, सुन रहे होंगे, जरूर इसका ध्यान रखेंगे कि शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से ही हमारे अंदर विश्वास जगता है और आत्मनिर्भरता की ओर हमारे कदम तेजी से बढ़ते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो प्राप्तियां हैं, जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, वह केवल हमारे लिए ही नहीं है, हमसे संबद्ध जितने लोग हैं उनके लिए है। हम प्रगति की प्रतिस्पर्धा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी अभाव के कारण हमारे मानव समुदाय का कोई भी व्यक्ति अगर पीछे छूट गया तो हम थोड़ा मुड़ के उनका हाथ थाम लें, उसे भी प्रगति पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें, अवलंब दें और सहयोग करें। यह मानवता के लिए हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। हमारा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और आने वाले दिनों में आप सभी के सहयोग से आप निरंतर हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारा से आशा है इस विश्वविद्यालय का सहयोग कर रहे हैं। यह संस्थान निरंतर प्रतिष्ठा पथ पर अग्रसर है। आने वाले दिनों में वैश्विक मंच पर दुनिया के श्रेष्ठतम 10 विश्वविद्यालयों में इसे गिना जाएगा और यह गणना केवल आपके सहयोग से होनी है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस विश्वविद्यालय को, जैसे हम अपने उद्यम से इस राष्ट्र को ज्ञान रूप में महानतम राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित हैं, उसके लिए हमारा यह भी संकल्प होना चाहिए कि अपने परिश्रम से, अपनी मेधा से और सहयोग की वृत्ति से इस विश्वविद्यालय को दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाएं। हम लोगों ने बहुत कुछ किया है हाल के वर्षों में और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मैंने आते ही मुझे पता चला कि यहाँ केवल स्नातकोत्तर स्तर पर एक ही माध्यम में शिक्षा दी जाती है। मैंने त्वरित इसका ध्यान किया, विचार किया और अब मुझे खुशी है कि यहाँ हिंदी माध्यम से भी स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर और अनुसंधान के स्तर तक पढ़ाई की जाती है। शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। हमारी शिक्षा नीति में भाषा के प्रति बहुत आग्रह है। हम सभी जानते हैं कि हमारी मूल सोच हमारी मातृभाषा में ही विकसित होती है, इसलिए मातृभाषा, आंचलिक भाषा, राष्ट्रभाषा का हमें निरंतर ध्यान रखना होगा। वह भाषा ज्यादा विस्तार प्राप्त करती है जो क्रमशः व्यवहार, बाजार, व्यापार और आजीविका की भाषा बन जाती है। आप सबके सहयोग से हिंदी शीघ्र ही उस मुकाम पर पहुंच जाने वाली है। आज की तारीख में दुनिया के सभी राष्ट्रों में, जिन्हें तथाकथित विकसित राष्ट्र कहते हैं, तथाकथित इसलिए कि आज विकास के सारे मानक ध्वस्त हो गए। जिन्हें विकसित कहते थे, विकासशील कहते थे, विकासोन्मुख कहते थे, सब आज एक धरातल पर खड़े हैं। किसी की समृद्धि और सुविधा का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जो तथाकथित विकसित राष्ट्र हैं, उन्हें भी अब हिंदुस्तान की जरूरत है और हिंदुस्तान की जरूरत प्राप्त करने के लिए उन्हें भी अब हिंदी सीखने की आवश्यकता है। मैं कुछ राष्ट्रों में गया हूँ, देखा हूँ कि वहाँ हिंदी के प्रति कितना लगाव बढ़ा है। दुनिया में जितने महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं अथवा जिन राष्ट्रों को महत्वपूर्ण बनना है, उनका कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ हिंदी की पढ़ाई ना होती। हमें इसका ध्यान रखना है, लेकिन इसका आशय ये नहीं कि हम केवल अपनी मातृभाषा, आंचलिक बोली,
राष्ट्रभाषा के प्रति आग्रह है। सारी भाषाएं सरस्वती की संतान हैं, इसलिए हमें अपनी भाषा के अतिरिक्त भी अन्य भाषाएं अवश्य सीखना चाहिए। इससे ज्ञान का भी विस्तार होता है और हम अन्य समाज की, अन्य लोगों की संस्कृति को भी समझ पाते हैं, उनके विकास के बारे में जान पाते हैं। इसलिए भाषा समृद्ध होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमने आते ही देखा कि यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। मैंने इस संदर्भ में बहुत आग्रह किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में चिकित्सा की उच्च स्तरीय सुविधा इस अंचल को प्राप्त होगी और यह प्रयास बहुत आगे जा चुका है। हमारे यहाँ हम भाग्यशाली हैं कि इस देश में पुण्य नदियों में से एक मां नर्मदा यही है। उनका आशीर्वाद हमको मिले और हम सभी के माध्यम से उन लोगों को मिले जिनसे हमारा संबंध, संपर्क या संवाद है। हमारे विश्वविद्यालय में एक अद्भुत निधि है जिसे गुप्त नर्मदा के नाम से अब जाना जाता है। मैंने आते ही देखा उस स्थान का विकास हो गया है। आप देख सकते हैं और शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले दिनों में उस जल का और कितना बेहतर सदुपयोग हो सकेगा, यह विचारणीय है। हमारे यहाँ हमारे शिक्षक, हमारे कर्मचारी जो निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं, अपने दायित्वों का निरंतर ध्यान रखते हैं और इस ध्यान रखने में पूर्ण ईमानदारी है। उनके लिए त्वरित प्रमोशन या प्रगति या आगे बढ़ने के लिए जो विधान रहे हैं उस पर कार्यवाही आरंभ हो गई है। जो कर्मचारी हैं कुछ को यह सुविधा मिल गई है, शेष के लिए मैंने कह रखा है कि वह प्रक्रिया हमारे सामने लाई जाए। कितने लोग अभी उस दहलीज पर खड़े हैं जिन्हें आगे जाना है, तो आगे जाने का अवसर उन्हें शीघ्र ही मिलेगा। जहां तक शिक्षकों का प्रश्न है, सारे शिक्षक इसका ध्यान रखते होंगे। मैं बार बार कहता हूं कि हमारी अपनी मर्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण इस विश्वविद्यालय की मर्यादा है। इसके प्रति आपका योगदान और आपका ध्यान कैसा है, इस पर निरंतर विचार करना चाहिए। आपको समय से प्रमोशन मिलेगा, ये मेरा वचन है और इसके लिए कार्यवाही शुरू हो गई है। शीघ्र ही आपके पास पत्र भी जाएगा। हमारे यहाँ शिक्षकों के बहुत सारे पद रिक्त हैं, इसके लिए भी विज्ञापन होने जा रहा है ताकि शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न हो। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से आज भी कहूंगा कि हर मूल्यांकन में अपना मूल्यांकन स्वयं करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और आज की तारीख में अपनी संस्था के प्रति। क्या हमारे कृत्य से, किसी कृत्य से इस संस्था की प्रतिष्ठा पर कहीं आक्षेप तो नहीं लगा है? इसका हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए। यह मूल्यांकन आपके लिए भी है और यह मूल्यांकन संस्था के द्वारा भी होता है। हम स्वतंत्रता दिवस पर यह संकल्प लें कि हम वर्जनाओं से मुक्त हो जाएंगे, संकीर्णताओं से मुक्त हो जाएंगे और जब वर्जना और संकीर्णता से मुक्त होंगे तो हम हर प्रकार के अभाव से मुक्त हो जाएंगे और यही वास्तविक स्वतंत्रता होगी जिसकी तरफ हम लोग क्रमशः कदम बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत से कार्य होने हैं। इस कोरोना काल में भी हमारे विश्वविद्यालय ने कुछ महत्वपूर्ण काम किए। हरदी सेमल एक समीपस्थ गांव है जहां हमारे विश्वविद्यालय के बहुत सारे लोग गए, मैं भी गया। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, प्रोफेसर पी के सामल जी के साथ हम लोग गए। वहाँ मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण और बहुत कुछ बिस्कुट छोटे बच्चों के लिए जो विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है। आशय सिर्फ यह है कि हमारी दुनिया केवल इस कैंपस के अंदर ही नहीं है, यह दुनिया बाहर की। हम विश्वविद्यालय हैं, वैश्विक मंच हमारी दुनिया है, हमारे सामाजिक सरोकार हैं। तो इस परिसर के बाहर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे भाई बंधु किस दशा में हैं। अगर वो कोई अभाव अनुभव कर रहे हैं जिसका निवारण हम कर सकते हैं तो हमें अवश्य जाना चाहिए, मिलना चाहिए। आज की तारीख में हाथ मिलाने के लिए नहीं, आज की तारीख में गले मिलने के लिए नहीं होगा, लेकिन आप उनसे संवाद कर सकते हैं।
उनका सहयोग कर सकते हैं, यह हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए। हमारे एनएसएस की टीम ने कुछ अध्ययन भी किया कि किस प्रकार का जीवन चल रहा है इस समय समीपस्थ गांव में, क्योंकि भारत सरकार की ओर से इसकी अपेक्षा थी कि अपने अंचल में जीवन चर्चा का अध्ययन करें और बताएं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा अध्ययन आया जिसको भेजा गया है। इसके बाद हम लोगों ने जो विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जब विकट स्थिति थी कोरोना की तो उनके रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था भी हमारे विश्वविद्यालय में की गई थी। विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं दूर दूर अंचल से, आसपास उनके रहने की सम्यक व्यवस्था नहीं है, हॉस्टल पर्याप्त नहीं है, इसलिए नवीन हॉस्टल बनाए जाने की व्यवस्था हो गई है। आने वाले दिनों में विद्यार्थियों के लिए, मेरी शुरुआत विद्यार्थियों से ही होती है, बहुत अच्छे हॉस्टल मिलेंगे विद्यार्थियों को। प्रयोगशालाएं हमारी विश्व स्तरीय हैं लेकिन अपर्याप्त हैं। इसके लिए वैश्विक सुविधाएं जुटाने का काम किया जा रहा है। और कक्षा, जैसा मैंने आरंभ में ही बताया कि अब अध्यापन ब्लेंडेड मोड में होगा, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, इसलिए स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था हो रही है। 11 स्मार्ट क्लास अभी बन रहे हैं, फिर वर्चुअल क्लासरूम भी बन रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में अब आवश्यक नहीं कि संकट रहे ना रहे, हम उस पद्धति का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें शिक्षा वह चाहिए जो सबके पास तक पहुंच सके। शिक्षा वह चाहिए जिसे सब वहन कर सके, एफोर्डेबल हो, और शिक्षा वह चाहिए जिसके माध्यम से संपूर्ण परिवर्तन हो सके, विकास के लिए, कल्याण के लिए और हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। ये सारी व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय के लिए की जा रही हैं, विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके और विद्यार्थियों के अभिभावकों को ध्यान में रख करके कि अध्ययन अध्यापन में आर्थिक कठिनाई का अनुभव किसी को ना हो। आवास की एक समस्या है और हमारे पास 2 आवास टाइप 5 और टाइप 3 अपूर्णता की ओर हैं। शीघ्र ही यह बन जाएंगे। जिनके पास यह सुविधा नहीं है उन्हें सुविधा मिल जाएगी, और जो नियुक्तियां होने जा रही हैं उनके लिए भी सम्यक व्यवस्था कर देने का विधान है। हमारी लाइब्रेरी और भी अच्छी होने वाली है, इसके लिए भी बहुत कुछ किया गया है। नए संकाय स्थापित होने हैं, एक वैदिक साइंस फैकल्टी हमारे यहाँ खुलनी है। जिन विषयों की अभी पढ़ाई नहीं हो रही है उनकी भी पढ़ाई आरंभ होनी है। मूल ध्येय यह है आज के दौर में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित भी किया था, स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया, कि आप भारत में ही रहें और भारत में ही पढ़ें। जो भी अध्यापन और अध्ययन की सुविधाएं वैश्विक स्तर पर हैं वह इसी विश्वविद्यालय में मिलेंगी, इस देश में मिलेंगी, इसलिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। हम इतने दक्ष, योग्य, समर्थ बने कि बाहर से विद्यार्थी यहाँ आए, बाहर के संरक्षक अपने बच्चों को भारत में भेजें कि ज्ञान की सभी धाराओं का कुंज और कुंज इस देश में विद्यमान है। इसलिए भारत के विश्वविद्यालयों में जानना चाहिए। ज्ञान, ध्यान और स्वाभिमान अगर सीखना है तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में जाना चाहिए, जहां प्रकृति और पुरुषार्थ दोनों स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं। तो हमारा विश्वविद्यालय उन ऊंचाइयों पर पहुंचे, इसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ऑनलाइन मोड से अध्यापन के लिए सारी सुविधाएं हैं, आवास की सुविधा मिलेगी, किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य गारंटी रहेगी आपकी। शीघ्र ही जैसे ही कोरोना केस खत्म होता है, आवागमन शुरू होता है, तो उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी कि कभी आवश्यकता पड़ने पर इस देश के सबसे अच्छे चिकित्सालय में आपको चिकित्सा सुविधा मिल सकती है। इसकी व्यवस्था कर दी गई है। औपचारिकता थोड़ी बाकी है, जल्दी ही वह भी पूरी हो जाएगी। आज के दिन एक बार पुनः आप सभी को बहुत बधाई और आप सबसे आग्रह है कि हिंदुस्तान को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध और ज्ञान लोक का महानतम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आप स्वयं आत्मनिर्भर बने, समाज को आत्मनिर्भर बनाएं, सर्वोपरि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में अपना संपूर्ण योगदान करें। आप यशस्वी हों,
तेजस्वी हों, ओजस्वी हों और आप निरंतर भाग्यशाली बने रहें। संवेदना के साथ, मानवीय मूल्यों के साथ, सहयोग वृत्ति के साथ, सामंजस्य की प्रवृत्ति के साथ आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। ये सकारात्मक विचार, कर्मचारियों को प्रेरित करना, उन्हें सम्मानित करना हमें हर्ष है। हम सभी चाहते हैं कि करतल ध्वनि से मानी जी के इस विचार का हम स्वागत करें और एक साथ हाथ उठाकर बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस ओजस्वी क्रम में मैं सबसे पहले सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूं साई सिक्योरिटी सर्विस से कार्य पर हाउसकीपिंग में संलग्न श्रीमती सुषमा केवट जी को कि वो आए और अपना सम्मान पत्र ग्रहण करें। ये सम्मान पत्र आपकी कर्मठता, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत का प्रतीक है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं श्री लक्ष्मण गोयल जी को, प्रिंसिपल सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विस से सुरक्षा सैनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर हम सभी का सुबह अपनी मुस्कान के साथ जो अभिवादन करते हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आमंत्रित हैं श्री दिलीप जी, सिक्योरिटी सॉल्यूशन से मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे विश्वविद्यालय के गौरव, विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट जिन्होंने विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है, गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेकर पूरे विश्वविद्यालय का नाम, पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले अनुपम शर्मा जी को अनुपम मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। सीनियर अंडर अफसर अनुपम शर्मा। मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने रिपब्लिक डे परेड 2020 में सफलतापूर्वक भाग लिया। प्राइम मिनिस्टर रैली में भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनसीसी में पायलट के रूप में पार्टिसिपेट किया। बेस्ट कैडेट ऑफ यूनिट एंड सब यूनिट 7 MP एनसीसी में इनको बेस्ट कैडेट का अवार्ड प्रदान किया गया है। अगले क्रम में एनसीसी कैडेट सार्जेंट सृष्टि को आमंत्रित करता हूं। सार्जेंट सृष्टि, जिन्हें बेस्ट कैडेट ऑफ यूनिट एंड सब यूनिट महिला डिवीजन का चयन किया गया है। टॉप 4 बेस्ट कैडेट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। आरडीसी लॉन्चिंग कैंप में पार्टिसिपेट किया और बेस्ट कैडेट कंपटीशन जबलपुर ग्रुप में इन्होंने सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया। अब अवसर है विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के सम्मान का।
पीआरओ ऑफिस में संबद्ध श्री सिंह जी, जो दिन रात आपको कैमरा लिए हुए परिसर में कहीं भी दिखाई देंगे। उधर देखो, उधर देखो। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं श्री अरविंद गौतम जी को, जिन्होंने इस महामारी के दौरान लगातार ऑनलाइन काम पूर्ण करने में अपना दिन रात सहयोग प्रदान किया। आपके अथक प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।